नमस्कार। 4 करोड़ में डॉक्टर की डिग्री, जी हां, बिक रही है। आप चाहिए तो खरीद लीजिए। सीबीआई एफआईआर ने खोल दी मेडिकल एजुकेशन माफिया की पूरी फाइल। आज का यह वीडियो एक सवाल से शुरू करते हैं कि कल आप अपने बीमार बच्चे को लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं और एक डॉक्टर आपके बच्चे का इलाज करता है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप श्योर हैं कि जो डॉक्टर आपके बच्चे का इलाज कर रहा है उसने डॉक्टर की वह डिग्री पढ़कर हासिल की है? बिकॉज ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा, ये सवाल मैं बेबुनियाद तौर पे नहीं उतार रहा। यह सवाल इसलिए उठाना लाजिम हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है, बिकॉज एज पर एन एफआईआर रजिस्टर्ड बाय सीबीआई ऑन 30th June 2025, medical colleges in this country have been passing the government inspection by doing 3 things. जो हमारी मेडिकल कॉलेजेस है, जिनकी गुणवत्ता, जिनकी एलिजिबिलिटी इत्यादि को तय करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण की व्यवस्था थी, सीबीआई के इस एफआईआर के अनुसार पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। तो ऐसे हालात में जो हमारी मेडिकल एजुकेशन का माफिया है या एजुकेशन माफिया है, उसका इलाज जंतर मंतर पर पिलेट गन चलाकर, लाठी चलाकर, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस चलाकर, या नीट का एग्जाम दोबारा लेकर, या संसद और विधानसभा के आगे युवाओं को झोंक कर नहीं हो सकता। हम करेंगे उन सवालों पर भी बात, लेकिन आज हम बने रहते हैं अपने इस मेडिकल माफिया के खेल का पर्दाफाश करने के विषय पे। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड एमबीबीएस एमडी एजुकेशन पर। तो यह जो धक्का बताने वाला काम है, यह जो पूरे के पूरे इंस्पेक्शन को बुलडोज करने का काम है, वो कैसे किया जाता है? तो उसमें जो सीबीआई की एफआईआर के सहारे जो कहानी सामने आ रही है, उसके अनुसार जो पहला तरीका है कि यहां मेडिकल कॉलेज तो होता है, लेकिन यहां पढ़ाने भूत आते हैं। जी हां, घोस्ट फैकल्टी, भूत आते हैं जो आकर के इन डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, अर्थात ऐसे प्रोफेसर जो सिर्फ कागज पर है, कॉलेज में वो नहीं है। नंबर 2, तो जहां भूत पढ़ाने वाला हो वहां पर आप समझ ही सकते हैं कि पेशेंट कैसा होगा। तो साहब, पेशेंट भी फर्जी होते हैं, फिक्सिशियस होते हैं। जिस दिन इंस्पेक्शन होता है उस दिन बेड पर लाकर उन्हें भाड़े पर कहीं से लिटा दिया जाता है। अब इंस्पेक्शन के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की थी, सरकार तक यह सारी खामियां, यह सारी कारगुजारियां पहुंचती थी, तो सरकार ने उससे निपटने के लिए यह व्यवस्था करी थी कि साहब बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। अब इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस को भी टैम्पर कर दिया जाता है। मशीन में फिंगरप्रिंट्स तो होते हैं, लेकिन इंसान के वो नहीं होते, इंसान वहां नहीं होता। और जो रेट है इस इंस्पेक्शन के रिपोर्ट को, ये फिर इन 3 फॉर्मूला को लगाकर इंस्पेक्शन की रिपोर्ट तैयार होती है, और फिर उस रिपोर्ट को कॉलेज को मान्यता मिलते ही गायब भी कर दिया जाता है। तो इस रिपोर्ट को जो गायब किया जाता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को, उसकी कीमत होती है 50 लाख से लेकर 4 करोड़ रुपए कॉलेज। मतलब ये एक पूरा डील है। 4 करोड़ दीजिए, घोस्ट फैकल्टी रखिए,
बाजार से उठाकर पेशेंट लाइए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में छेड़छाड़ कीजिए, रिपोर्ट पॉजिटिव लीजिए, कॉलेज का इंस्पेक्शन पास कराइए, रिपोर्ट रिकॉर्ड से गायब करा दीजिए, कीमत महज 4 करोड़ रुपए। तो जो मैंने कहा कि 4 करोड़ में आइए बिक रहा है मेडिकल डिग्री, आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए। तो साहब, आज का जो विषय है वो इसी मेडिकल एजुकेशन में जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का पहला डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैं यहां लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं आज। एंड हियर आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि मैं आपको कोई र्यूमर नहीं सुना रहा, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं यह दावा एक रजिस्टर्ड एफआईआर और एक ईडी की पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड के हवाले से कह रहा हूं। अब भी आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए। अब आइए समझते हैं कि आखिर इस पूरे गोरख धंधे की, इस माफियागिरी की शुरुआत कहां से होती। जून 2025 बेंगलोर में सीबीआई एक ट्रैप लगाती है। 55 लाख की रकम हैंड ओवर हो रही होती है। मौके पर 6 लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से 3 डॉक्टर हैं। और ये तीनों डॉक्टर्स कौन थे? ये तीनों डॉक्टर्स नेशनल मेडिकल कमीशन की जो इंस्पेक्शन टीम थी, ये उसके सदस्य थे। अर्थात ये कॉलेज को एग्जामिन करने आए थे, एसेस करने आए थे। ये एसेसर थे जिनका यह काम था कि मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की डिग्री देने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। और यही तीनों लोगों को 55 लाख रुपए कॉलेज के गेट पे दिया जा रहा था। पकड़े जाते हैं, पूछताछ होती है। उसके बाद सीबीआई 6 राज्यों में, 6 स्टेट्स में 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च करती है। और फिर 30 जून 2025 को रेगुलर केस दर्ज होता है। एफआईआर में कुल 34 लोग नामजद होते हैं। और फिर सामने आता है एक बड़ा खुलासा, एक असली कहानी। इस कहानी में ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ऑफिशियल और 5 डॉक्टर एनएमसी के इंस्पेक्शन टीम से। और इस पूरे गोरख धंधे, इस पूरे माफियागिरी में, माफियाइज्म में कोई एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर शामिल नहीं था। एलिगेशन है सीबीआई का कि एक पूरा का पूरा चेन था जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर से चलता था और वहां से लेकर वो फील्ड इंस्पेक्शन के तार तक जुड़ा हुआ था। सीबीआई का केस क्या है? एफआईआर के मुताबिक मिनिस्ट्री के अंदर से इंस्पेक्शन का शेड्यूल और एसेसर जो वहां आकस्मिक निरीक्षण करने जा रहा है, औचक निरीक्षण करने जा रहा है, उसका नाम पहले ही लीक कर दिया जाता था, ऑफ कोर्स फॉर मनी। अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका 2 मतलब था कि या तो कॉलेज को पहले से पता होता था कि इंस्पेक्शन किस दिन होगा, किस तारीख को होगा, किस वक्त होगा और किन लोगों के द्वारा किया जाएगा। अब इसके बाद कॉलेज के लिए 2 रास्ते खुल जाते थे। घोस्ट फैकल्टी से लेकर भाड़े के मरीज का इंतजाम कर लेना एडवांस में, ताकि निरीक्षण के दिन सब कुछ परफेक्ट लगे। और दूसरा ऑप्शन कि उस एसेसर से पहले ही पहुंच जाओ, सारी सेटिंग कर लो और फिर उनके निर्देशानुसार एक ऐसा ड्रामा प्ले करो कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही पॉजिटिव आए। अब एफआईआर के मुताबिक ये दोनों ऑप्शंस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनाते थे। केस भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 के तहत दर्ज किए हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, साथ में प्रिवेंशन
ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 7, 8, 9, 10 और 12। फिर आता है 27 नवंबर 2025, सीबीआई की इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए के तहत मैदान में उतरती है। इस बार 10 राज्यों में 15 लोकेशन पर सर्च कंडक्ट होता है। वो राज्य थे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अब इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इस लिस्ट में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत, अर्थात यह बीमारी किसी एक राज्य की नहीं है। दिस इज ए नेशनल सिंडिकेट, दिस इज ए नेशनल माफिया। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो आपको डराएगा। सबसे खतरनाक और डरावना हिस्सा इस एफआईआर का, इस सिंडिकेट का, वो क्या है समझिए। एक मेडिकल कॉलेज को रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए क्या चाहिए? मोटे तौर पर 3 चीजें: क्वालिफाइड फैकल्टी, एक चलता हुआ हॉस्पिटल जिसमें मरीज आते हैं, और एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एफआईआर के मुताबिक यही 3 बेसिक चीजें नकली हुआ करती थी, होती ही नहीं थी, नकल के द्वारा बनाई जाती थी। घोस्ट फैकल्टी, जिनके नाम कॉलेज रिकॉर्ड्स में दर्ज तो होते थे लेकिन वो पढ़ाने कभी नहीं आते थे। उनकी सैलरी स्लिप भी बनती थी लेकिन वो पढ़ाते नहीं थे। कुछ मामलों में तो एक ही डॉक्टर कई कॉलेज के रिकॉर्ड में पढ़ाते हुए पाए गए, मतलब ऐसा उसके रिकॉर्ड में मिला। फिक्सिशियस पेशेंट, भारे के मरीज उस दिन कहीं से रिक्शा वाला, टांगा वाला, सब्जी वाला, फल वाला, किसी को भी दिहाड़ी मजदूर को उठा के ला दो ताकि इंस्पेक्शन के दिन बाट भरा हुआ दिखना चाहिए। और फिर क्या, फाइल बना दी जाती थी उसी सहारे। और फिर आता था तीसरा नंबर, बायोमेट्रिक टैंपरिंग का। एनएमसी ने इन्हीं सारी कुव्यवस्थाओं को एड्रेस करने के लिए आधार लिंक बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम लगाया था ताकि घोस्ट फैकल्टी पकड़ी जाए। एलिगेशन यह है कि उस सिस्टम को ही मैनिपुलेट कर दिया गया। अब इन तीनों बातों का प्रैक्टिकल मतलब निकलता क्या है? बड़ा सिंपल है, सहज है। अगर फैकल्टी नहीं तो पढ़ाया किसने? अगर मरीज नहीं तो क्लिनिकल ट्रेनिंग कहां हुई? एमबीबीएस एक अप्रेंटिसशिप बेस्ड डिग्री है। आप किताब पढ़कर सर्जन नहीं बन सकते, आपको मरीज चाहिए, आपको टीचर चाहिए। और जिस कॉलेज के पास न टीचर हैं न मरीज हैं, तो वहां से जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस करके निकल रहा है, कल वो आपके परिवार का, वो आपके बच्चे का क्या इलाज करेगा? सो इज दिस जस्ट ए करप्शन केस और दिस इज मच बिगर? दिस इज ए पब्लिक हेल्थ केस। अब आप पूछेंगे कि भला एक कॉलेज इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को मैनेज करने के लिए इतना पैसा क्यों देगा? 4 करोड़ तक। सिंपल है, जो लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के प्रयास में हैं उनको पता है, जो बना चुके हैं उनको भी पता है कि रिकॉग्निशन मिलते ही वो सीट बेच सकते हैं। और देखिए ये सीट्स फिर कितने में बिकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस सालाना लगभग 50,000 से 1.5 लाख की होती। प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट कोटा सीट आजकल 12 लाख से 25 लाख पर ईयर बिकती है। पूरा कोर्स 55 लाख से 1 करोड़ 12 लाख तक जाता है। अगर आप यह पढ़ाई एक डीम्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपका खर्चा 1 करोड़ से ऊपर का आएगा। अब आते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट पे। यह मुद्दा आपको किसी न्यूज चैनल पर, किसी मीडिया में, किसी अखबार में नहीं मिलेगा। इस पर कोई बात नहीं करेगा।
बात आरक्षण पे होगी, बात यूजीसी पे होगी, बात हिंदू मुसलमान पर होगी, बात सीजेपी पे होगी। अरे असली मुद्दे पे तो बात करो। असली मुद्दा क्या है? 1992 में तमिलनाडु ने कैपिटेशन फी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कॉलेज वालों को कि आप कैपिटेशन फी नहीं ले सकते। तमिलनाडु को देखते हुए कई राज्यों ने भी ऐसा ही कानून लेकर आया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैपिटेशन फी पर तमिलनाडु और दूसरे राज्यों का बना हुआ कानून बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। आप कैपिटेशन फी नहीं ले सकते। और यह निर्णय किस किस यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ आया? TMA पाई, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक एकेडमी, मॉडर्न डेंटल कॉलेज। और फिर आया 2016 का वह फैसला जिसमें कोर्ट ने माना कि फी रेगुलेट करना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना, यह सब कानूनी है, यह सब संवैधानिक दायरों में है। और फिर खत्म हुआ कैपिटेशन फी। लेकिन यह हमारा देश है, महान है। कानून को कैसे धत्ता बताना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे धत्ता बताना है, वानगी तो कई हैं, लेकिन एक बेहतरीन वानगी आप यहां देखिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कैपिटेशन फी इलीगल है। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो बड़े संस्था है नहीं, उसके ऊपर कहां जाए? तो उन्होंने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान अपनी जगह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शर्ट मत पहनो, टी शर्ट पहन लेते हैं, टी शर्ट के पैसे ले लेते हैं। अभी तक तो शर्ट के 4 करोड़ मांग रहे थे, हटा दो, शर्ट छोड़ दो, टी शर्ट के 4 करोड़ ले लो। जी हां, और वो जो टी शर्ट आया, शर्ट हटा के, कैपिटेशन फीस हटा के, उस टी शर्ट का नाम है NRI कोटा। इस NRI कोटा ने गजब का कहर ढाया हुआ है। प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज में 15% सीट्स NRI कैंडिडेट्स के लिए या उनके वार्ड्स के लिए आरक्षित है। इस आरक्षण पे कोई नहीं बोलता और उन सीट्स की फी डॉलर में होती है। अब यहां पर कैश समझिए। अब आप बोलेंगे वकील साहब इसमें क्या गड़बड़ हो गया, कॉलेज को भी अपना खर्चा निकालना है, कैपिटेशन फीस आपने बंद कर दिया। तो उन्होंने दूसरी व्यवस्था कर ली। दूसरी व्यवस्था कैसे? पहली व्यवस्था से भी ज्यादा खतरनाक हो गई और सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट कोने में पड़ा रह गया। वह देखिए, वह समझिए। अब NRI कोटा में एलिजिबल होने के लिए 2 कंडीशन है कि जो भी स्पॉन्सर होगा उस बच्चे का जो MBBS करना चाहता है वह फर्स्ट या सेकेंड डिग्री का ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। गुड। अब आते हैं, हम आपको लिए चलते हैं मई 2026 में बिहार में, जहां के एक मेडिकल कॉलेज के खिलाफ NMC और स्टेट DME को कंप्लेन मिली, शिकायत मिली, जिसमें एलिगेशन था कि दूर या बिल्कुल असंबंधित लोगों को, जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं था, ब्लड रिलेटिव दिखाकर NRI सीटें बेच दी। अब समझे, यहां खेला, अर्थात कोई NRI था ही नहीं। एक एफिडेविट बना, एक फैमिली ट्रिप बनाई गई और सीट्स जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई, वह बैक डोर से पैसा देने वाले को बेच दी। कैपिटेशन फी को धत्ता बताने के लिए तमिलनाडु और कई राज्यों के कैपिटेशन फी वाले कानून को धत्ता बताने के लिए एक दूसरा तरीका भी इजाद किया गया। उस दूसरे तरीके का नाम है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे खेलते हैं और ये क्या खेल करते हैं। एक बार कॉलेज को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया तो वो राज्य की फी फिक्सेशन कमेटी के दायरे से बाहर निकल जाता है और सीधे MCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग में चला जाता है। अर्थात डीम्ड यूनिवर्सिटी पर स्टेट का कंट्रोल खत्म हो जाता है।
अब जुलाई 2026 खुद तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर ने बिल्कुल पिछले महीने पब्लिक तौर पर पब्लिकली मीडिया में आरोप लगाया कि राजनीतिक नेताओं से जुड़े हुए कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो तंत्र के लूप होल हैं उसका इस्तेमाल करके डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस हासिल कर लिया है। खेल देख लीजिए, स्टेट के कंट्रोल से बाहर आने के लिए, सीट बेचने की स्वतंत्रता के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी बना ली गई, इंस्पेक्शन मैनेज कर लिया गया और आप मेडिकल कॉलेज के मालिक बन गए। अब यहां पर एक संवैधानिक सवाल भी खड़ा होता है जिस पर अभी तक बहस चली नहीं है, जिसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। यहां पे मैं आपका तवज्जो चाहूंगा। आई नीड योर सिंसियर एंड सीरियस कंसर्न एंड अटेंशन हियर माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट addressing the medical woes of this countries, of the MBBS and MB degree syndicate, mafiagism, it is just not going to be solved by doing demonstration on Jantar Mantar. Address the core, address the main problem, the cancer. Unless and until you do not find a cure for the cancer, the cosmetic surgery of addressing the cheating, I'm not saying don't address that, that is very important, but बीमारी कहाँ है, इलाज कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो साहब कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बनता है लिस्ट 1 की एंट्री 66 जो कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन की बात करती है, यानी सेंटर। Entry number 66, coordination and determination of a standard in higher education means central power. अब list 3 की entry, education, यानी concurrent, both can act center as well as the state. अब deemed status का ये जो खेल है, देखिए दिमाग गजब दिमाग लगाते हैं। अब deemed status का जो खेल खेला गया वो इसी दो दरारों के बीच में बैठकर राज्य के फी रेगुलेशन से बाहर निकलने का सशक्त माध्यम है। और अभी यह सवाल ठीक से इस देश में लिटिगेट नहीं हुआ है। फुर्सत किसको है मंदिर, मस्जिद, मकबरे, इन मूल मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं है। कोर्ट को भी फुर्सत नहीं है इतने सीरियस मुद्दे पे, तो ये लिटिगेट ही नहीं हुआ है। और असली लड़ाई यही है। जब तक यह लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी, अब देखिए आप कहेंगे तो इसी एड्रेस को, इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो नीट लाया गया। ऑल इंडिया एग्जाम है, मेरिट लिस्ट बन गई और मेरिट लिस्ट बनते ही मैनेजमेंट कोटा की मनमानी खत्म हो गई। तो आइए देख लेते हैं एक बार नीट के आने से क्या ये कैप्टेशन फीस, ये मैनेजमेंट फीस, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनआरआई कोटा का माफियागिरी मेडिकल एजुकेशन से खत्म हुआ या खत्म हो सकता है। हम कहाँ इलाज कर रहे हैं, किस चीज का इलाज कर रहे हैं। धूल चेहरे पे लगी थी, वो आईना साफ करता रहा। तो साहब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के मामले में नीट को संवैधानिक तौर पर वैलिड माना। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है और ऐसा फैसला पब्लिक हेल्थ रेगुलेशन के हित में आया। मामला देखा जाए तो लीगली सेटल्ड हो गया, बट ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ, प्रैक्टिकली क्या हुआ, आइए लिए चलते हैं आपको मई 2025 में। सुप्रीम कोर्ट को नीट पीजी काउंसलिंग के लिए 10 सूत्री गाइडलाइंस देनी पड़ी। क्यों? अगर मामला सेटल हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कूदना पड़ा, क्यों गाइडलाइंस देनी पड़ी, कोई बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीट ब्लॉकिंग, कैंडिडेट के द्वारा सीट ब्लॉक करने के परिपाटी को बंद करना होगा, यह नहीं चल सकता,
क्योंकि सीट ब्लॉक करके बाद में वह सीट दूसरे छात्रों को बेच दी जा रही थी। कोर्ट ने कहा अब अगर कोई सीट ब्लॉक करना चाहता है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, और ऐसा करने वाला अगर रिपीट ऑफेंडर्स है तो उसको जिंदगी भर के लिए एमबीबीएस के दाखिले से डिबार भी कर दो। कॉलेज को भी दंडित करने का प्रावधान लाया इस गाइडलाइंस में, ब्लैकलिस्ट करने की बात कही, आधार बेस्ड रियल टाइम सीट ट्रैकिंग लगाने की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने। काउंसलिंग से पहले हर कॉलेज को कहा गया कि आप अपना फीस डिस्क्लोज करिए। तो आप समझ रहे हैं कि अगर नीट से समस्या सॉल्व हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों कूदना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइंस क्यों देनी पड़ी। छोड़िए दूर, आपको लिए चलते हैं पिछले हफ्ते अखबारों की सुर्खियां थी कि सीबीआई ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के पेपर लीक में अंततः चार्जशीट दाखिल कर दी। गुड। राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रायल के लिए अतिरिक्त जजों की नियुक्ति हो गई। सुनवाई चालू है, 13 एक्यूज्ड हैं, उसमें से 3 लोग एनटीए के द्वारा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो नियुक्त किए गए थे वो हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से। सीबीआई का यह केस है कि साहब ये पेपर जो लीक हुआ है यह छपने के बाद नहीं हुआ, यह तो अप्रैल में लीक हो चुका था। उस समय जब यह कॉन्फिडेंशियल स्टेज पे था, जब पेपर की ट्रांसलेशन हो रही थी, पेपर की प्रूफ रीडिंग हो रही थी, तभी यह पेपर लीक कर दिया गया। चार्जेज हैं भारतीय नागरिक संहिता, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो पैसा नीट से पहले कॉलेज के गेट पे दिया जाता था, अब वह पैसा क्वेश्चन पेपर के लिए दिया जाने लगा। सिंपल। सो सिस्टम का इलाज नहीं हुआ, बीमारी का इलाज नहीं हुआ, मर्ज की दवा नहीं हुई, सिर्फ जगह बदल दी गई। माफिया खत्म नहीं हुआ, सिर्फ काउंटर बदल दिए गए। पान दुकान की जगह अब जूस की दुकान पे पैसे दे दो और काम करा लो। चलते चलते वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन सबसे अनकंफर्टेबल, हमारी सिस्टम का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा कोई नहीं बात करना चाहता। यहां पे रिजर्वेशन की बात नहीं होगी, यहां पे बराबरी की बात नहीं होती। आखिर क्यों? अब देखिए भारत में मेडिकल सीटें कैसे बटी हुई। मेडिकल सीटें फिलहाल पॉपुलेशन के आधार पर बटी हुई, पर लाख पॉपुलेशन। तेलंगाना में 1 लाख लोगों पर 22 सीटें आती, कर्नाटका में 17 सीटें आती, 1 लाख पर 17 डॉक्टर बन सकते हैं। तमिलनाडु में 15, केरला में 13 और आंध्र प्रदेश में 12। राष्ट्रीय औसत 1 लाख पॉपुलेशन पर 8 डॉक्टर, 8 एमबीबीएस सीटें। उत्तर प्रदेश में यह 4 पर पहुंच जाती हैं, बिहार पहुंचते पहुंचते 2 और झारखंड पहुंचते पहुंचते भी 2। अर्थात बिहार के एक टॉपर बच्चे को, चाहे वो जनरल कैटेगरी से आता हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से आता हो, चाहे वो ओबीसी का बच्चा हो, बड़ा हंगामा साहब, 4 नंबर वाला डॉक्टर बन गया। हमारा बेटा तो 100 नंबर में 99 नंबर लाकर डॉक्टर नहीं बना, हम तो फॉरवर्ड कास्ट से आते, हमारे साथ अन्याय। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा क्योंकि वो आज का विषय नहीं, लेकिन इस पर क्यों नहीं बात करते कि बिहार का आदमी कम टैक्स देता है क्या? उत्तर प्रदेश का आदमी कम टैक्स देता है क्या? बिहार के एक इंटेलिजेंट लड़के को आखिर क्या कसूर किया है बिहार के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने,
कि उनके बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए तेलंगाना के बच्चे से 11 गुना कम अवसर उपलब्ध है। इस इनइक्वलिटी की बात क्यों नहीं होती भाई? बड़ी बड़ी समानता की बातें होती हैं, इस इनइक्वलिटी की भी बात करो ना, कि यहां क्यों बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसकी बात करो। एनएमसी ने इसको ठीक करने की कोशिश की, एक नॉर्म बनाया। उस नॉर्म में कहा गया कि अब कोई राज्य नया मेडिकल कॉलेज तभी खोल सकेगा जब उसके पास 10 लाख आबादी पर 100 से कम एमबीबीएस सीट होंगी। अर्थात अब बाड़ी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मेडिकल कॉलेज के बाढ़ लगने की थी। एनएमसी का खुद का अपना असेसमेंट था कि देश में 40,000 सीट्स बढ़ाए जाने की गुंजाइश है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आप मेरे पुराने लिंक में जाकर देखेंगे तो मैं बहुत उत्साहित हुआ था इस समाचार पर, और एक वीडियो बनाया था कि अब देश में 40,000 नए एमबीबीएस सीट्स आएंगे, बच्चों को राहत मिलेगी, नए डॉक्टर्स पैदा होंगे, भारत जैसे देश में जहां गांव में डॉक्टर्स नहीं हैं वहां अब डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे, आदि आदि। लेकिन मेरा सपना, मेरा वीडियो भी हवा कर दिया। और ये 40,000 सीटें हर राज्यों में बराबर से बांटी जानी थी, ऐसा एनएमसी ने कहा था। लेकिन कहां गया, हो गया खेला। इस खेले पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों नहीं भाई? इस पे बात नहीं। बड़े बड़े वकील साहब फोटो खिंचवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे कि जी छात्रों पे बम चल गया, गोली चल गई, पेलेट गन चल गया। अरे भाई, मैं उसकी आलोचना करता हूं, लेकिन असली मुद्दे की बात क्यों नहीं करते वकील साहब? केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, कॉकरोच पार्टी वालों, इस पे भी बात करो ना, बिहार वालों। नहीं जी। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी जैसे राज्यों ने एनएमसी के इस नॉर्म का जबरदस्त विरोध किया। हमारे बिहार के सांसद लोगों को तो पता ही नहीं, उत्तर प्रदेश वालों को मतलब ही नहीं। तो कहीं और ही राजनीति चलती है भाई। जनता कहां, जनता के मुद्दे की सुध लेने की किसको फुर्सत है? उसका जबरदस्त विरोध किया। उनका तर्क था कि आप हमें प्रोफेशनली बेहतर होने की सजा दे रहे हैं, सिस्टम हमने खड़ा कर लिया, आप लोग नहीं खड़ा कर सके तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कानून तो सबके लिए था। बात कुछ हद तक ठीक भी थी, यू कांट पनिश प्रोफेशनलिज्म। और एनएमसी ने अंततः उस नॉर्म को लागू नहीं किया और 23 अप्रैल 2026 नॉर्म को ही डिलीट कर दिया गया। और यही डिलीट नहीं हुआ, जो एक कैप लगाया गया था कि किसी भी कॉलेज में 150 से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें नहीं हो सकती। साथ में ये कैप भी उड़ा दिया गया, हटा दिया गया। मतलब आप फ्री फॉर ऑल है, ले लो, जितनी सीटें लेनी है ले लो, इंस्पेक्शन मैनेज कर लो, नोट छाप लो। और यहां पर फिर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। इस नैरेटिव को समझिए, मैं उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई में नहीं, मैं चलाया यही जा रहा है, लेकिन कहानी ये नहीं, हकीकत यह नहीं। जिन राज्यों ने दशकों तक पब्लिक हेल्थ सिस्टम में निवेश किया है, उन्हें उनका प्रतिफल मिलना चाहिए, उन्हें उनका पुरस्कार मिलना चाहिए। और यही तो फेडरलिज्म कहता है। सो देयर आई सपोर्ट देम, आई एम नॉट अगेंस्ट देम। लेकिन मेरा जो सवाल है कि इस जेन्युइन तर्क के पीछे जो तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो खेल कर रहा है, जो इसका असली फायदा उठा रहा है, जो असली मलाई काट रहा है। क्योंकि तर्क तो राज्यों के अधिकार का है, लेकिन ये कॉलेज राज्य के थोड़ी है। समझिए गेम को, माल काटने वाला तो प्राइवेट ओनर है। जिनका पांव बाड़ा हो गया, जैसे ही सीट पे से कैप हटा, तो साहब सीट पे कैप नहीं, फीस पे रेगुलेशन नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन नतीजा तो एक ही निकलता है, और वह है माल ही माल।
दाम चोखा ही चोखा। अब असली सवाल, सीबीआई पेपर लीक वालों को सजा दिला रही है, ईडी छापा मार रही है, कुछ लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, संपत्तियां सीज हो जाएंगी, बट असली सवाल कोई क्यों नहीं पूछता? जी हां, असली सवाल यह है कि ईडी के छापे के बाद आखिर किस लॉबी ने एनएमसी के इस नॉर्म को डिलीट करा दिया? ये खेल कैसे हुआ? किसके इशारे पे हुआ? किस लॉबी पे हुआ? बार बार अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अरे यहां भी तो ढूंढो। नहीं, इस पे बात नहीं होगी, पॉलिटिकली करेक्ट होना है भाई। मैं यह सवाल बड़ी शिद्दत से इस चैनल पे पूछ रहा हूं। अब आप कहेंगे आप भी वकील साहब तो सवाल ही पूछ रहे हैं, जवाब क्या है? मेरे हिसाब से 4 सॉल्यूशन है। अगर हम इस देश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, अपने युवा छात्रों के भविष्य को, होनहार डॉक्टरों को सुधारना चाहते, बनाना चाहते, तो बड़े बड़े भाषण देने के बजाय 4 छोटे छोटे काम करें। काम नंबर 1, एनएमसी की इंस्पेक्शन को सरप्राइज रहने दो। इंस्पेक्शन की वीडियो डॉक्यूमेंट तैयार कराओ। एक्सेसल एलोकेशन पूरी तरह से लॉटरी से करो और यह इंक्रिप्टेड हो। जब शेड्यूल ही लीक हो रहा है तो इंस्पेक्शन का क्या मतलब है? एनआरआई कोटा की डिफिनेशन पे जुडिशियल स्क्रूटनी की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तय करो कि स्पॉन्सर और कैंडिडेट के बीच में ब्लड रिलेशन का वेरिफिकेशन पासपोर्ट, वीजा और फाइनेंशियल ट्रेल से होगा। सिर्फ एफिडेविट देने से काम नहीं चलेगा। और तीसरा, आप भले डीम्ड यूनिवर्सिटी बना लें, लेकिन आप भी फी रेगुलेशन के दायरे में आएंगे और यह मुद्दा ठीक से सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। एंट्री 66 और एंट्री 25 की रोशनी में वह जो गैप है सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट का, दैट नीड्स टू बी एड्रेस। और चौथा, सीट की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक पॉलिसी डिसीजन आए कि आखिर बिहार को क्यों 2 सीटें और तेलंगाना को क्यों 22 सीटें। इसका एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला हो। इसका फॉर्मूला यह नहीं हो सकता कि किस राज्य की लॉबी कितनी मजबूत है। एक आखिरी बात जो मैं एक एडवोकेट की हैसियत से कह रहा हूं कि इस वीडियो में जितने भी एफआईआर और चार्जशीट की बात मैंने कही है वो सब के सब ट्रायल स्टेज पर है और उसमें नामित हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसे अदालत दोषी न ठहराए। मैंने जो आरोप लगे हैं वो पढ़कर आपको सुनाया है, कोई वर्डिक्ट नहीं पास किया है, लेकिन ये आरोप, ये एलिगेशन अपने आप में इतने गंभीर हैं कि हर माता पिता को, हर मरीज को और हर बनने वाले होनहार डॉक्टरों को यह जानना ही चाहिए। अगर यह वीडियो आपके काम की लगी तो काटिए। इतना लंबा वीडियो हो गया, 40 मिनट का, मुझे मालूम है लोग नहीं देखेंगे। काटिए, पीसेस में काटिए, शेयर कीजिए, खासकर उन माता पिता तक पहुंचाइए, उन छात्रों तक पहुंचाइए जो जंतर मंतर पर आए थे, गोली खाए, डंडा खाए, पैलेट गन खाए। तो भला हो मोदी जी का कि केस हटाने की बात हो गई है, नहीं तो आज अदालतों में वो चक्कर लगा रहे होते। उन तक पहुंचाइए, उन तक भी पहुंचाइए जो आज भी अपने बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें कोचिंग करा रहे हैं कोटा में, दिल्ली में, बंबई में, तमिलनाडु में। ये आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है? कमेंट्स में बताइए आपकी राय में सबसे पहले कौन सा दरवाजा बंद होना चाहिए, एनआरआई कोटा,
डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस या इंस्पेक्शन सिस्टम। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे थे फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का विशेष एपिसोड MBBS के माफिया। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।